तो दोस्तों आज के हमारे मिर्ज़ा टॉक्स में हमारे आज के गेस्ट हैं प्रवीण कुमावत, जो कि बैडमिंटन के नेशनल प्लेयर के साथ साथ एक अच्छे कोच भी हैं अभी। तो इनसे जानेंगे इनकी कहानी हमारे इस शो में। तो चलिए इस शो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुक्रिया हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए प्रवीण भैया जी। खेलना मतलब शुरू किया था किस एज में शुरू किया था? मैंने 10 की उम्र में खेलना स्टार्ट कर दिया था। 10 की उम्र में? तो आपको किसने सजेस्ट किया था, किसी ने या ऐसे? नहीं, सजेस्ट नहीं किया था, ऐसे ही स्टार्ट कर दिया खेलना, फिर स्टेडियम आ गया, खेलना स्टार्ट कर दिया था बस। ओके, मतलब सबसे पहले कहाँ पे खेला था आपने? सबसे पहले मैंने यूनिवर्सिटी में खेला था 1 महीना। यूनिवर्सिटी में? नहीं, 10 मैं बता रहा हूँ, 10 ईयर की एज में। 10 ईयर की राजस्थान यूनिवर्सिटी में ऐसे ही खेलने गया था, प्रैक्टिस करने। अच्छा, किसी के साथ गए थे आप? नहीं, अकेले ही गया था। ओके, आपका जो फैमिली है उसने सपोर्ट किया था शुरू में, या आप अपनी मर्जी से ही थैला उठा के? सपोर्ट नहीं किया था फैमिली ने तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस रखे थे कि खेलने ही नहीं जाना। हमारे जो सेक्रेटरी सर है उनको भी बोल के गए थे वो कि इसको अंदर अलाउ मत करना, वरना हम आप पे पुलिस कार्रवाई करेंगे। ऐसे बोल के गए थे? हाँ। वजह? तो वजह ऐसे उनको पसंद नहीं था खेलना। पढ़ाई में चाहते पढ़ाई करें। तो आपने क्या पढ़ाई की है वैसे? मैंने अभी बीए कर रखा है। बीए किससे सब्जेक्ट? बीए आर्ट्स। अच्छा, तो उसके साथ अब यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाने से पहले आपने कहाँ से पढ़ाई करी? मतलब स्कूल कहाँ से किया? मतलब स्कूल में लोकल से ही या कहीं बाहर? लोकल से ही, जयपुर से किया। तो बैडमिंटन में मतलब क्या आपको लगा कि बैडमिंटन में आना चाहिए जब आपकी शुरुआत हो गई, मतलब एक प्लेयर के नाते? ऐसा कुछ नहीं था, बस एक इच्छा हुई कि अच्छा लगता था खेलना, और थोड़ा एक दो बार जीता भी। फैमिली से इतना पाबंदी होने के बाद फिर कैसे खेल लिया? सर ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, मनोज धासु सर ने और यायन सर ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि हम देंगे इसका पूरा खर्चा, आप खेलने दीजिए, अच्छा खेलता है खिलाड़ी। अच्छा, ये कौन है दोनों? ये हमारे सेक्रेटरी हैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट के, मनोज धासु सर। और यायन सर कोच है। ओके, ये राजस्थान के? राजस्थान। तो आपको ये राजस्थान के जो सेक्रेटरी हैं उनसे कैसा सपोर्ट मिलता है आपको खेलने के लिए? जैसे आपको तो मिल गया। नहीं, मेरे को डिस्ट्रिक्ट से सपोर्ट मिलता है, स्टेट से इतना सपोर्ट नहीं मिलता। वो तो टीम में सेलेक्ट होते तब तो फिर भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले बाकी हमें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से सपोर्ट मिलता है। तो मैंने अभी 1-2 और इंटरव्यू किए थे, उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम है कि सपोर्ट सिस्टम थोड़ा ख़राब है अपने यहाँ का। कि वैसे सबके लिए ख़राब है, मेरे लिए तो अच्छा ही था। वजह अच्छा खेला, और फिर सर ने बहुत पहले से जानते थे, तो सर अच्छा भी खेला। तो सर ने पहले मेरे पेरेंट्स से कह दिया था हम तो 1 रुपये नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा था मैं इसका ध्यान रखूँगा। तो उन्होंने मेरे को तो अच्छे से सपोर्ट किया। तो मतलब हर किसी को नहीं मिल सकता, अगर अच्छा खेलते हो तो भी नहीं मिल सकता? ऐसा कुछ ऐसा होता है, किसी के साथ होता है। जैसे मेरे को तो ऐसा लगता है सिर्फ जयपुर एसोसिएशन ही है जो इतना सपोर्ट करती है, बाकी एसोसिएशन तो सपोर्ट ही नहीं करती, क्योंकि बाकी जगह कोच भी नहीं है। आप पूरे राजस्थान में एक कोच है बैडमिंटन। पूरे राजस्थान में एक कोच है? NIS हुए हुए सिर्फ एक कोच है। ओके, ये NIS का भी 2 फॉर्मेट होते हैं, एक 6 वीक वाला, एक 1 ईयर। 6 वीक वाला तो कोई भी कर लेता है। अब NIS के लिए कह रखा है कि NIS स्पोर्ट्स का कोर्स है, पर आजकल क्या करते हैं प्लेयर्स, डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं और NIS का एग्ज़ाम दे देते हैं, क्योंकि वो पढ़ने वाले ही होते हैं, बस उनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है डिस्ट्रिक्ट का या फिर कोई सा भी मेडल का। तो वो स्कूल नेशनल खेल लेते हैं, एक नेशनल, तो वो NIS का एग्ज़ाम दे देते हैं, फिर वो लग जाते हैं जबकि एक स्पोर्ट्स वाला के लिए वो होना चाहिए कि उसको NIS तब करने दी जाए किसी को भी जब वो कम से कम जूनियर नेशनल या सीनियर नेशनल खेले। क्योंकि आज कोई डिस्ट्रिक्ट खेला हुआ खिलाड़ी है, वो NIS करके कोच बनता है, तो वो प्लेयर्स को क्या सिखाएगा? और फिर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे लेवल पे जाए, ओलंपिक में जाएँ। तो ओलंपिक में कैसे जाएंगे प्लेयर्स जब उनको एक डिस्ट्रिक्ट का, जो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं जीता, वो खिलाड़ी उसको कोचिंग दे रहा है? कम से कम डिस्ट्रिक्ट अच्छे लेवल तक खेले तो अच्छे, कम से कम स्टेट चैंपियन तो रहे किसी भी इवेंट में। मतलब जूनियर और सीनियर में कम से कम एक इवेंट में तो चैंपियन रहे। उसको NIS के भी पता नहीं क्या रूल्स हैं कि कोई भी NIS कर रहा है आजकल। इतने जनों ने NIS कर रखी है जिनका 6 वीक वाला। 6 वीक नहीं, मैं तो फुल वाली भी बता रहा हूँ। फुल वाली भी ऐसी हो रखी है कि किसी ने सिर्फ एक बार बचपन में स्कूल नेशनल खेल रखा है, वो भी NIS करके एग्ज़ाम दे के कोच बन रहा है, उसको बैकहैंड तक मानना नहीं आता। सुपर। और वो कोचिंग दे रहा है, तो आप सोच लीजिए आपके बच्चों का कैसा भविष्य होगा जब ऐसे कोच आपको वो देंगे। ये तो वही बात हो गई कि कोई 6th क्लास का बच्चा 12th क्लास वाले को सिखा रहा है कि भैया पढ़ाई ऐसे करो, ऐसा नहीं होता। तो मतलब एक बच्चे पे कितने मतलब कोच होने चाहिए? मतलब एक बच्चे पे कम से कम 10 बच्चों पे एक कोच हो। अब आप स्टेडियम, SMS स्टेडियम की हालत देख लो,
सिर्फ मैं जयपुर की बता रहा हूँ, बाहर की मुझे नहीं पता। ऐसे में स्टेडियम में कम से कम 250 बच्चे तो आते होंगे। 250 बच्चों पे यहाँ पे 3 कोच दे रखे हैं। बैच बाई बैच 250 बता रहे हो आप? हाँ, बैच बाय नहीं, टोटल 250 टोटल बता रहे हो? सुबह शाम दोनों मिला के 250 बच्चा। 250 बच्चे। 250 बच्चों में 3 कोच है, जिसमें हमारे यहाँ सर एक तो मेन कोच हो ही गए। ओके। अब एक मेन कोच ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से भी खिलाए ना तो ज़्यादा से 20 को खिला सकता है बस। ओके, सुपर। और बाकी एक है अमन कुमावत हैं, वो भी कितने बच्चों को, वो भी 30 बच्चों को खिला लेंगे। एक और है, वो भी कितने को, वो भी 30 को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हाथ मार के 100 खिलाड़ियों को खिला सकते हो। ओके। फिर भी 150 खिलाड़ी तो ऐसे ही जा रहे हैं और पेरेंट्स अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट विनर्स को पैसे देती है, जैसे स्टेट चैंपियन है कोई, हाँ। तो उसको पैसे देती है। गवर्नमेंट ने नियम बना रखा है कि जो स्टेट चैंपियन है उसको हम पैसे देंगे, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये इवेंट वाइज वो दे रखे हैं। पर वो पैसे जैसे 2016 के मेरे आए, 2016 के मेरे पैसे आए 20 में। अब जो 21, 22 और 23 के जो पैसे हैं और 24 के पैसे हैं, उसका तो पता ही नहीं कब तक आएंगे वो। मतलब अच्छा। आप ये मान लो, ज़रूरी नहीं है 27 तक भी आ जाए। 21, 22, 23 की क्या पता 26 में आ जाए, पर 22, 23, 24 के आएंगे। पर आप 5-5 साल बाद पैसे दोगे तो खिलाड़ी को कैसे वो मैनेज कर पाएगा? वो मैनेज कर पाएगा, क्योंकि पूरे दिन तो खेलने में लगा रहता है, पूरे दिन काम भी नहीं कर सकते। काम भी नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है क्या सुधार हो सकते हैं अपने अभी फ़िलहाल मैं ज़िला को लेके चलता हूँ, जयपुर ज़िले को, कि बैडमिंटन से लेके क्या सुधार हो सकते हैं? जो कोचेस जो भी होते हैं, अब हर डिस्ट्रिक्ट कोच को तो नॉर्मल इजी रख सकते हैं पैसों में, मगर एक स्टेट लेवल या नेशनल लेवल को रखने के लिए आई थिंक उनको भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं जितने डिस्ट्रिक्ट वाले को मिल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो जो ये अकेडमियाँ हैं, हाँ। इन पे थोड़ी सरकार को पाबंदी करनी चाहिए। किस हिसाब से? कि आप जैसे स्कूल हो गए, अकेडमी है, नॉर्मल स्कूल्स में आप ये देखो कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट खेले हुए हैं, ओके। स्कूल वाले उनको पैसों पे रख लेते हैं, 10,000 रुपये पे। ओके। वो भी क्या करेंगे, वो क्योंकि स्कूल वाले अच्छे प्लेयर्स लेंगे तो वो ज़्यादा पैसे मांगेंगे, तो वो लेते ही नहीं है। स्कूल वाले और अकेडमी वाले पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और उन्होंने कोच दे रखे हैं कोई जो डिस्ट्रिक्ट में आज तक 1-2 राउंड भी नहीं जीते ना, उनको उन्होंने कोच बना रखा है। तो वो कैसे सिखा सकते हैं आपके बच्चों को? तो सबसे ज़्यादा सारे जयपुर में कम से कम 60 अकेडमियाँ हैं। ओके। 60 अकेडमियों में से 10 अकेडमियों में भी 10 नेशनल प्लेयर कोच नहीं है। क्योंकि नेशनल प्लेयर से वो बोलते हैं आप कोचिंग दे देंगे, नेशनल प्लेयर कहते हैं हाँ दे दूंगा। वो बोलते हैं आप कितने रुपए लोगे, वो बोलते हैं सर मैं 40,000 तो लूँगा ही कम से कम। तो वो बोलते हैं नहीं 40 तो नहीं है। फिर वो कोई डिस्ट्रिक्ट में जो आज तक जीता हुआ नहीं है, उसको लेते हैं और उसको 10,000 रुपये देते हैं और उससे कोचिंग कराते हैं उन बच्चों की। मैं कई खिलाड़ी ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनको रैकेट की ग्रिप नहीं पकड़नी आ रही है और वो कोचिंग दे रहे हैं आपके बच्चों को। तो आप सोच सकते हैं पेरेंट्स को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ नुकसान पेरेंट्स का है। पेरेंट्स का और बच्चे का नुकसान है। वो बचपन में जो ग्रिप पकड़ के सीख लिया वो बड़े होकर वैसे ही खेलता रहेगा। पेरेंट्स को लगेगा हम अकेडमी भेज रहे हैं, अकेडमी भेजने कोई फ़ायदा नहीं है। ओके। तो मैं कुल मिला के यहाँ पे पेरेंट्स को नुकसान है, पेरेंट्स भी ध्यान रखें। मेन नुकसान उस बच्चे का है जिसको गलत गाइड किया जा रहा है अकेडमी की तरफ से। ओके। तो फिर पता ही नहीं चलता ना, काफ़ी लोग तो कह देते हैं कि हम नेशनल हैं, स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट। तो आप सर्टिफिकेट लो ना उनसे। आप और एकेडमी वाले अकेडमी वालों को सबको पता है, जो अकेडमी चला रहे हैं उनको सबको पता है कि कौन नेशनल प्लेयर है कौन नहीं है। उनको तो बस अपने खुद सब अपना बिजनेस करना आता है। ओके। आप जैसे आप मान लो आप अकेडमी के ओनर हो खुद, आप किसको लोगे? मैं 10,000 रुपये मांग रहा हूँ या फिर एक नेशनल खिलाड़ी 40,000 रुपये मांग रहा है, दोनों सेम सिखाएंगे? सेम नहीं, मतलब सिखाएंगे, बस आपको टाइम दे देंगे, बस आपको बच्चों के सामने रहना चाहिए, कोच रहेगा। हाँ रहना चाहिए। तो आप किसको लोगे? 40,000 वाले को लोगे 10,000? आप सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हो। ओके। और पेरेंट्स को लग रहा है हाँ हो रहा है हमारे बच्चों का। ओके। तो ये तो रही अपने काम की बातें, बैडमिंटन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी तक आपको गवर्नमेंट की तरफ से कितना ज़्यादा सपोर्ट मिला है? मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिला, बस एक ही दिक्कत है कि पैसे बहुत लेट मिलते हैं। पैसे का कोई टाइम टेबल नहीं, जैसे अभी बता रहे हो कि टाइम टेबल नहीं, आज के पैसे मिलते हैं। गवर्नमेंट ने पहली बार ये अशोक गहलोत जी ने स्टार्ट किया था और बहुत अच्छा वो है। पहले तो प्लेयर्स को पैसे नहीं मिलते थे। अच्छा। प्लेयर को पैसे मिलते तो बहुत सपोर्ट मिलता है। ये स्टेट के बाद ही होता है ना पैसे मिलना, डिस्ट्रिक्ट में तो डिस्ट्रिक्ट में कोई पैसा नहीं है, पर स्टेट में अच्छा पैसा दे रही है गवर्नमेंट। और सिर्फ राजस्थान में ही आला तो बहुत अच्छा वो है इनका, बस तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। ओके। कम
जाए 2 साल हो जाए, डेढ़ फिर ढाई भी साल हो बहुत जाए। होता है, 2 साल बाद उस पैसे की अमाउंट भी तो लो हो जाएगा एक तरह से। अगर ज़रूरत अभी आपको अभी टूर्नामेंट वो खेलने आए दिक्कत है, फिर पर पहली बार क्या है तो थोड़ा टाइम लगता है। वैसे बहुत अच्छा है। ओके, आप टूर्नामेंट खेलने जाते हो तो उससे पहले तैयारियां क्या क्या करते हो आप? उससे पहले नॉर्मल प्रैक्टिस, फिर टूर्नामेंट को लेके जो तैयारी होती है वो करते हैं, खिलाते हैं सर हमें। अच्छा, कितने घंटे करते हो प्रैक्टिस? हम जैसे सुबह 4 घंटे, शाम को 2.5 घंटे, 2-2.5 घंटे। कोड वर्कआउट भी हो गया, हाँ, फिजिकल भी हो गया, उसमें सब आ गया, स्ट्रेचिंग, जिम। ओके। क्योंकि ये जिम डेली नहीं करते, कभी कभार जैसे वीक में 3 दिन। जिम का क्या शेड्यूल रहता है वैसे? जिम ऐसे प्रॉपर वेट, लूप, थेराबैंड, लूप बैंड, इन सब से भी। इन सब से भी करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जिम भी अब आई थिंक बैडमिंटन में फ़ायदा नहीं है, अब बॉडी पुल ज़्यादा हो जाता है। हाँ, बैडमिंटन में जिम का इतना रोल नहीं, बस स्ट्रेंथ होनी चाहिए। स्ट्रेंथ होनी चाहिए अच्छी। तो ये जो खेलते खेलते आप एक वक्त हो जाता है बहुत, क्योंकि आपने कितना वक्त दे दिया बैडमिंटन? मेरे को 14 साल हो गए खेल। 14 साल हो गए। आपने 14 साल बैडमिंटन को दिया, इसके साथ आपने पढ़ाई भी की है, उसके साथ आपने कभी जॉब ढूंढी? जॉब बहुत ट्रायल दी मैंने, एजी ऑफिस में, Okay. इनकम टैक्स में। एजी में मेरा एक तरह से हो भी गया था, पर वहाँ की वैकेंसी लैप्स हो गई थी तो फिर हुआ नहीं। ओके। तो अभी मैंने बाकी जगह भी दी है। तो एज ए बैडमिंटन तो आप खेल ही रहे हो, मगर उसके साथ सरवाइव करने के लिए आपको जो चीज़ें ज़रूरत रहती है उनके लिए आप फिर कैसे इनकम अभी सोर्स? तो मैंने तो आपको बताया था कि मेरे को डिस्ट्रिक्ट बहुत सपोर्ट करती है, एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन सपोर्ट भी करती है। और फिर यहाँ से स्टेडियम से भी मेरे को अभी 5 दिन पहले ही सर ने अल्पकालीन प्रशिक्षक पे लगवाया है। ओके, ऐसे ये क्या होता है? ये एक हेल्पिंग, जैसे मैं बता रहा था ना, सर के पास अभी स्टेडियम में 3 कोच हैं। ओके। तो उसमें से एक मैं भी हूँ। यान सर मेन है, फिर मैं, फिर अमन सर। ओके, तो उससे कुछ आपको आ तो जाता उससे मेरा थोड़ा हो जाता है और खर्चा निकल जाता है। अच्छा, खर्च, और क्योंकि खर्चे तो बहुत जाहिर सी बात ज़रूरी है बहुत है, टूर्नामेंट खेलने में 10-20 हज़ार रुपये समथिंग खर्चे हो जाते हैं आप बिल्कुल, लोगों के। ये खर्चों के बाद हम आते हैं उस पर डाइट पे। खान पीन भी बहुत ज़रूरी होता सबसे इम्पोर्टेंट ही खाना पीना ही है, सबसे इम्पोर्टेंट है खान पीन। क्योंकि प्लेयर सुबह खेल के जाएगा और फिर खाना उसको अच्छे से नहीं मिलेगा तो बॉडी शाम तक रिकवर भी नहीं होगी। वो शाम को खेलने भी आ जाएगा तो भी उससे अच्छे से खेला ही नहीं जाएगा, तो गेम इम्प्रूवमेंट ही नहीं होगा उसका बिल्कुल भी। है। काफ़ी लोग होते हैं कि एक दिन खा लेते कुछ उल्टा सीधा, ऐसा वाले भी होते हैं, उनको क्या कहोगे आप? तो फिर वो तो हर चीज़ आपके ड्रीम पे डिपेंड है। अब आपको डिस्ट्रिक्ट जीतना है तो आप खा लो पी लो, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। सप्ताह में 4 दिन खा लो। आपको स्टेट जीतना है तो आप सप्ताह में 2 बार खा लो। नेशनल जीतना है तो आप महीने में 1 बार खाओ। अब आपको बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीतना है तो आप साल में कम से कम 4-5 बार खा लो बस। वो आपके एम पे डिपेंड करता है कि आपका एम क्या है। अब आपको डिस्ट्रिक्ट ही जीतना है तो खाओ आप 4 दिन, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ठीक है। इसके साथ आपने पढ़ाई तो की है, पढ़ाई और जो खेलने जाते थे तो कोई दिक्कत होती थी कि पढ़ लो पहले या खेल लो पहले, ऐसे दिमाग में रहता था कभी? नहीं, मेरा शुरू से ही कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मेरे को खेलना ही है, तो मैं पहले खेल को ही वो देता था अहमियत, फिर बाद में पढ़ाई टाइम मिल जाता तो कर लेता था। क्योंकि घर वालों की तरफ से तो आप फ्री थे कि जाओगे नहीं, हमको सपोर्ट नहीं वो करेंगे। तो पहले था उनकी तरफ से, फिर 1-2 बार अच्छा, खेला, नेशनल से खेला चेंज हो गया तो फिर उन्होंने बोल दिया ठीक है खेल ले, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब उन्हें भी अच्छा लगता है बच्चा हाँ। नेशनल खेल रहा है। तो फिर भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक बैडमिंटन की ज़िंदगी में। जब आप हारते हो, ज़्यादातर मोस्टली हाँ, जब हारते हो तब आपको कैसा फील होता है, और फिर उसके लिए आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते हो? मतलब हारता तो बहुत बार हारा हूँ मैं, पर उसके अलावा थोड़े दिन तक ऐसा लगता है कि यार खेलना छोड़ दो, कुछ ही नहीं रखा खेलने में। ओके, फिर ऐसे धीरे धीरे 1-2 बार सर ने भी बहुत समझाया कि अरे कुछ ही नहीं होता, हार जीत हर प्लेयर के लिए चलती रहती है लाइफ में, ओके, तुम्हें खेलना चाहिए, कुछ ही नहीं है। फिर 1-2 जनों के एग्जांपल देते हैं ओके, कि आप वो करो, खेलो, ओके। ये प्लेयर भी तो खेल के निकला है, मेहनत करने से सब कुछ होगा, तो उससे मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, तो अगर आपको कोई एक बेहतरीन प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिले तो किसके साथ खेलना चाहो? मैं लक्ष्य सेन के साथ खेलना चाहता हूँ। अच्छा, चलो कोशिश करेंगे किसी दिन मिलें तो हम कहें ये वाली बात। तो अब आते हैं अपन अपने जो एसोसिएशन है, ये आपको सपोर्ट करता है क्योंकि आपका एक अलग बॉन्डिंग हो गई, इसलिए हाँ, ये इसलिए है सिर्फ आपको सपोर्ट करता है। अगर कोई एक न्यू
कमर आता है यहाँ पर न्यू खेलने आता है, वो यहाँ पे प्रैक्टिस करने आएगा, तो उसको किस हिसाब से सपोर्ट का सिस्टम रहता है कि क्या बैचेस रहते हैं, क्या क्या उन्हें गाइडेंस दी जाती हैं? अभी तो आप भी उनकी टीम में आने वाले हो, तो उस हिसाब से आप क्या क्या कर सकते हो उनके लिए? पहले तो उसको शुरू में थोड़ा बहुत खिलाएंगे ही, मतलब थोड़ा, जब तक फिर प्लेयर पे भी देखना पड़ता है उसको भी इंटरेस्ट है कि नहीं है। प्लेयर को इंटरेस्ट ही ना और हम बेफालतू में लगे हुए हों, ये भी बात तो ये भी ज़रूरी है। पहले प्लेयर में खुद में भी पोटेंशियल होना चाहिए कि उसको सिखाया जाए, कि उसको स्पॉन्सर किया जाए। आज आप कोई किसी प्लेयर को ले लो, उसके पास खेलने की इच्छा ही नहीं है, उसको आप स्पॉन्सर कर रहे हो तो भी कोई मतलब नहीं है, तो वो तो प्लेयर पे भी डिपेंड करता ही है। स्पॉन्सर की बात से आया, आपने नेशनल खेला, आपको कोई स्पॉन्सर मिला? नहीं, वजह? राजस्थान में कोई है ही नहीं ऐसा, मतलब तो ये दिल्ली में चलता है स्पॉन्सर का बहुत जल्दी? मुंबई में चलता है, दिल्ली में है। तो यहाँ लेते नहीं है या आते नहीं है, क्यों? इतना ज़्यादा राजस्थान में इतना अभी इस टाइम हुआ है ज़्यादा, पर अभी तक हुआ नहीं है। वैसे स्पॉन्सर तो होते, जैसे हमारे सेक्रेटरी सर हैं के शर्मा सर, वो कोशिश कर रहे हैं एक RBL कराएंगे, राजस्थान बैडमिंटन लीग, पर अभी तक उसमें वो तो मैंने भी काफ़ी सालों पहले सुना था, वो हो रहा है बट हो नहीं पा रहा। वजह क्या? वजह ये स्पॉन्सर नहीं मिल पा रहे, बैडमिंटन इतना फेमस नहीं हो पा रहा राजस्थान में। और दूसरा JBL भी कराने की कोशिश थी हमारे सर की, वो भी नहीं हो पाया। कुछ होने ही वाला था, वो किसी कारणवश कैंसिल हो गया। अब ये तो मुझे भी नहीं पता किस वजह से कैंसिल हुआ। नहीं, मैं आपके सेल्फ की कह रहा हूँ। सेल्फ में स्पॉन्सरशिप मिलना कितना डिफ़िकल्ट होता है? अगर क्या उसकी ज़रूरतें होती हैं जिससे स्पॉन्सरशिप मिल सके? ये तो आपके उस पर डिपेंड करता है, आपकी एसोसिएशंस पे और इन पे, कि वो आपको स्पॉन्सर दिला पाती है, या फिर आपका खुद के पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हों। जैसे हमारा एक प्लेयर है हिमांशु कटाना, वो नेशनल जीता भी, पर उसको अभी तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। और ऐसे हमारे कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे राजस्थान की प्लेयर्स हैं, 1-2 वंशिका चिब्बा, और ऐसे 1-2 कार्तिकेय चौधरी, वो स्पॉन्सर है। एक वंशिका हेड से स्पॉन्सर रही बीच में, तो वो नेशनल नहीं जीती पर स्पॉन्सर रही। और एक लड़का है कार्तिकेय चौधरी, वो कार्टन से स्पॉन्सर रहा। तो ये अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, या फिर एसोसिएशन करवा सकती है किसी को स्पॉन्सर। ऐसे हमारे प्रणय कट्टा है, उसको भी स्पॉन्सर नहीं है अभी तक नहीं है। हाँ, मतलब अकेडमी में खेलता है, उसको अकेडमी की तरफ से कर रखा है थोड़ा बहुत, पर प्रॉपर स्पॉन्सर नहीं। अच्छा, तो एक प्रॉपर स्पॉन्सर में क्या क्या बेनिफिट हो जाता है? बहुत बेनिफिट होते हैं। जैसे एक लड़का है मनीष फोगट, उसको 1 साल के लिए OGQ से स्पॉन्सर था वो, तो 5 लाख रुपए मिलते थे उसको साल के, तो उससे बहुत चीज़ें मिल जाती थी उसको। जैसे वो खुद का पर्सनल खर्चा भी कर लेता था, शूज़ वूज़, बैडमिंटन टूर्नामेंट्स में चले जाने पे, होटल के, तो उससे बहुत फ़ायदे मिलते हैं। हाँ, क्योंकि टूर्नामेंट भी खेलने जा रहे हो आप, तो वहाँ पे भी ऑलरेडी खर्चे होते हैं, रूम के, रहने के, खाने के, तो जब तो मिलता ही है। जब आप बाहर टूर्नामेंट खेलने जाते हो उस टाइम आप डाइट का कैसे ख्याल रखते हो? क्योंकि बाहर तो आप घर पे तो एक तरह से रख लोगे, बाहर के फिर क्या खाना मतलब सही रहता है? नॉर्मल खाना ही खाना चाहिए वैसे तो, जो अपना देसी राइस, दाल, अक्सर दाल खानी चाहिए, क्योंकि बाहर कुछ सब्जियां पहले से बहुत मसाले ज़्यादा होते हैं और रखी रहती है, पुरानी रखी रहती हैं। तो दाल और रोटी, नॉर्मल रोटी खानी चाहिए। कई प्लेयर्स मिस्सी रोटी खा रहे हैं, कोई बर्गर खा रहे हैं, तो उससे डाइट ख़राब हो जाती है टूर्नामेंट में प्लेयर्स की। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, ये जॉब निकालती हैं बैडमिंटन के प्लेयरों के लिए? हाँ, बहुत जॉब निकालती हैं, पर थोड़ी मेरे को लगता है थोड़ी सी जॉब्स कम निकलती हैं। सिर्फ एक AG डिपार्टमेंट ऐसा है, CAG डिपार्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा जॉब निकालता है। बाकी मेरे को ये पोस्टल, रेलवे ने तो D ग्रुप बंद ही कर दिया है, पर अभी भी जॉब्स निकल रही हैं, निकलती हैं। अच्छा है, स्पोर्ट्स के लिए अच्छी है, पर थोड़ी सी मेरे को लगता है और ज़्यादा जॉब्स होनी चाहिए। जैसे कई डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स राजस्थान में निकले हुए बहुत टाइम हो गया, और कस्टम्स में निकले हुए, राजस्थान कस्टम्स में निकले हुए बहुत टाइम हो गया। पुलिस डिपार्टमेंट, बैडमिंटन में मेरे को लगता नहीं है राजस्थान बैडमिंटन में कोई भी खिलाड़ी, अभी तक कोई भी खिलाड़ी पुलिस की नौकरी में है। कोई एक भी खिलाड़ी बैडमिंटन का पुलिस की नौकरी में नहीं, बैडमिंटन से। और काफ़ी लोग तो जॉब स्विच करते रहते हैं, वो क्या है? वो तो कुछ बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो स्विच करते रहते हैं, क्योंकि उनको जॉब पसंद नहीं आती, कई बार उनको अपने होम टाउन में नहीं मिलती जॉब, तो इसलिए स्विच करते रहते हैं। तो ऐसी कोई
खास जगह जहाँ आपको जॉब करने का वो मेरे कि को बैडमिंटन के जरिए लग जाए कि फिर हम अच्छी तरह प्रैक्टिस करते रहे? मैं चाहता हूँ कि मेरी जॉब लगे ऐसे जयपुर में लग जाए, अच्छा रहे। ओके, वजह? इच्छा तो यही होती है क्योंकि जयपुर में रहूँगा तो अच्छे से खेल भी पाऊँगा और जॉब भी कर पाऊँगा। अभी जैसे हमारे कई खिलाड़ी दोस्त हैं मेरे जो बाहर के हैं, लखनऊ के है, कोई बाहर के हैं, तो वो यहाँ के जॉब करता है। अब एक प्लेयर जब जॉब लगता है 21 साल का जॉब लगता है, 21, 22, 23, 24 में, जब भी खेल की उम्र उसकी 30 साल तक होती है। फिर वो जॉब करने के लिए दूसरी सिटी से अलग सिटी में जाता है तो उसको एडजस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। ना उसके खाने का पता रहता है, ना वो रहने का पता कभी, क्योंकि वो एडजस्ट ही करता है, कभी घर जाता है, कभी यहाँ आता है, कभी इधर जाता है, तो वो खेल भी नहीं पाता। तो बहुत दिक्कत होती है। और मेरा यही मानना है हर डिपार्टमेंट को उसके प्लेयर्स को उसके घर में जॉब देनी चाहिए ताकि वो खेल सके ढंग से। कॉमन सी बात है, क्योंकि एक प्लेयर को बहुत ज़रूरी है रेस्ट और अच्छी डाइट। डिपार्टमेंट ये तो अच्छी चीज़ है, जॉब देते हैं, जॉब देनी भी चाहिए प्लेयर्स को, क्योंकि वो 10-10, 6-6 साल अपने लाइफ के आप दे रहे हैं एक स्पोर्ट्स में और फिर भी जॉब नहीं मिल रही है उनको। तो दिक्कत तो होती है प्लेयर्स को। एक और एक कोर्स है NIS कोर्स, मेरा ये मानना है सिर्फ प्लेयर्स के लिए ही होना चाहिए, है प्लेयर्स के लिए ही, पर कुछ प्लेयर्स क्या करते हैं डिस्ट्रिक्ट जीत के, मतलब स्टेट प्रोफेशनल जीत के, स्टेट खेल के, सिर्फ स्टेट खेल के NIS करने चल जाते हैं। पहला उनका राउंड खेल। मेन टारगेट ही होता है कि हमको बस एक सर्टिफिकेट चाहिए, हम NIS करेंगे। तो वो बस एक साल में खेल सकता है कोई भी स्टेट, तो वो कर लेते हैं। NIS के लिए कम से कम एक सीनियर नेशनल या फिर एक जूनियर नेशनल कंपलसरी होना ही चाहिए कि आप क्या हो, तभी आप NIS कर सकते हो। इससे प्लेयर्स को भी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि एक प्लेयर जब आपको सिखाएगा जो नेशनल, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल खेला हुआ है, कुछ लंबे वक्त तक प्रैक्टिस करके आएगा, कुछ लंबे वक्त तक प्रैक्टिस करके आया, तब उसको और भी नॉलेज रहेगी कि क्या मैंने खुद ने गलती करी अपनी लाइफ में, क्या मैं और क्या सही कर सकता, तो प्लेयर्स को बता सकता है। पर एक जो स्टेट प्लेयर है जिसने सिर्फ पार्टिसिपेशन किया है, वो सिर्फ आपको ऊपरी चीज़ें बता सकता है, जो आपको यूट्यूब ऐसे भी सीखने को मिल सकती है ऑनलाइन। आपको लगता है कि एक परफेक्ट प्लेयर, एक बेहतरीन प्लेयर एक बेहतरीन कोच हो सकता है? ऐसा कुछ ही नहीं है, ये बहुत रेयर होता है कि एक अच्छा प्लेयर अच्छा कोच हो सकता है। होते भी हैं कई अच्छे कोच होते भी हैं, पर मेरा ये मानना है कई प्लेयर्स ऐसे कई जो प्लेयर होते ही नहीं है वो बहुत अच्छे कोच बन जाते हैं, पर वो 100 में से 1-2 हो सकते हैं। ओके। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई खिलाड़ी खेला हुआ ही नहीं है और वो अच्छा कोच बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पेरेंट्स की तरफ से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि एक बच्चे की एज क्या होनी चाहिए जब वो ज्वाइन कर सकता है? या 8, कम से कम 8 तो हो ही हो, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा इतना जल्दी कैच कर भी लेते हैं कई बच्चे। ओके, नहीं जो एक्टिव हैं उनके लिए तो चलो 5-6 भी है, पर जो नॉर्मल है एकदम 8 साल का तो होना ही होना चाहिए। 8 साल का होना ही चाहिए कम से कम स्टार्टिंग करने के लिए। हाँ, ओके। एक ही मैसेज है कि आप प्लेयर्स को जब जॉब देते हैं तो आप उनका टूर्नामेंट का खर्चा देते हैं कि आप टूर्नामेंट जाइए, हम आपको खर्चा देंगे। तो उनकी एक चेकिंग होनी चाहिए प्लेयर्स की, क्योंकि कई प्लेयर्स क्या होते हैं डिपार्टमेंट उनको टूर्नामेंट जाने के लिए छुट्टी प्रोवाइड करता है, तो प्लेयर्स क्या होता है कई प्लेयर्स की लगी भी रहती है, पूरे साल भर नहीं खेलते हैं, साल में कम से कम 1 महीना खेलते हैं और फिर बोलते हैं हम टूर्नामेंट खेलना है। डिपार्टमेंट उनको छुट्टी देता है, तो 7-10 दिन की छुट्टी देता है और पैसे भी देता है। वो छुट्टी पे नहीं रहते, मतलब वो ऑफिस ड्यूटी पे ही है एक तरह से। वो वहाँ जाते हैं, डिपार्टमेंट के पैसे भी खर्च हो रहे हैं, वो फर्स्ट राउंड हार रहे हैं क्योंकि वो खेले तो है ही नहीं पूरे साल भर। तो मेरा डिपार्टमेंट से ये वो है कि अगर खेल को आगे बढ़ाना है तो आप उनको टूर्नामेंट के पैसे नहीं दो, पर एक बार आप चेकिंग भी करो कि हमारा कौन सा प्लेयर प्रैक्टिस पे है, कौन सा नहीं है, और एक लिमिट सेट होनी चाहिए कि हमारे डिपार्टमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके पास जैसे 10 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं तो आप उसमें लिमिट रखो कि हम 6 जनों को ही, बेस्ट 6 जनों को ही भेजेंगे। और अगर किसी की लगी हुई है, जैसे कई खिलाड़ी जिनके पैर में लगी रहती है, बैक इंजरी होती है, वो भी टूर्नामेंट में जाते हैं, वो वहाँ फर्स्ट राउंड खेल के आ जाते हैं और डिपार्टमेंट से पूरे 7 दिन का TADA लेंगे, खाने पीने का लेंगे, होटल का खर्चा लेंगे, और ना इससे नुकसान
बहुत ज़्यादा हद तक होता है। प्लेयर को भी हो, प्लेयर दूसरे प्लेयर्स को भी हो रहा है जिनके पास पैसा जाना चाहिए। डिपार्टमेंट के पास जो स्पोर्ट्स का फंड होता है वो भी ख़त्म होता है, तो इससे हमारे प्लेयर्स को भी नुकसान हो रहा है और डिपार्टमेंट का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना ही है तो डिपार्टमेंट को कम से कम प्लेयर्स को आने जाने के खर्चे की जगह, मेरा ये मानना है, उनको उनके इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए ओके। ताकि वो खेल सके। जैसे कोई बैडमिंटन प्लेयर है तो उनको शटल प्रोवाइड कराए डिपार्टमेंट के, तो शटल, रैकेट, हर 6 महीने में एक किट। और जो आने जाने का खर्चा है, जैसे कई प्लेयर्स होते हैं, जैसे कोई हरियाणा का खिलाड़ी है, वो केरल जाएगा 7 दिन के लिए, वो उसके पैर में लगी हुई है, फिर भी वो जाएगा क्योंकि उसको तो छुट्टी चाहिए ऑफिस से, तो वो जाएगा ही जाएगा। अच्छा, तो ये चेक नहीं होता? ये चेक होता ही नहीं है, कोई चेक नहीं करता। मैंने खुद ने कई बार देखा है, प्लेयर्स टूर्नामेंट्स में जाते हैं तो वो वहाँ से रिलीविंग लेटर लाते हैं और पहले दिन हारते हैं और आखिरी दिन का रिलीविंग लेटर ले आते हैं। अच्छा, मतलब 7 दिन का रिलीविंग लेटर लेके आ गए और घर पे रहते हैं। कई बार तो जैसे दिल्ली में टूर्नामेंट है और कोई चंडीगढ़ का लड़का है, पहले दिन आया टूर्नामेंट में हारा ओके, और हार के चंडीगढ़ चले गया दोबारा अपने घर पे दूसरे दिन ही। पर वो जब बिल देगा तो वो 7 दिन का देगा कि मैं 7 दिन दिल्ली में था। खाने, उसमें आप 1 दिन के खाने का पैसा मिलता है, रहने का पैसा मिलता है, आने जाने का पैसा मिलता है। तो आप एक खिलाड़ी का अगर जोड़ोगे, अगर एक खिलाड़ी आपको एक डिपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप एक खिलाड़ी के मान लो 10,000 रुपये मान लो, 10,000 रुपये, तो आप सोच लो अगर वो खिलाड़ी 10 टूर्नामेंट खेल रहा है साल के, 1 लाख तो उसने कर दी। अब आप देख लो, मेरा ये मानना है हर डिपार्टमेंट में ऐसे अगर 100 प्लेयर हैं तो 60% प्लेयर, 100 में 60% प्लेयर्स ऐसे ही हैं जो यही काम करते हैं ओके, कि जाते हैं और पहले दिन हारते हैं और फिर पूरा TADA लेते हैं। तो इससे दोहरा नुकसान हो रहा है, ऑफिस का भी नुकसान हो रहा है क्योंकि एम्प्लॉय कम पड़ गया काम करने के लिए, और दूसरा वो खेल भी नहीं रहा है। खेल भी नहीं। तो अब ऐसा थोड़ी है कि प्लेयर से वैसे ही करेगा कि भैया मैं तो खेला था, मेरे को जॉब दे के तुमने कोई एहसान नहीं किया। अरे तो ऐसे कोई जो पढ़ने वाला है वो IAS बन गया, बोले अब मैं IAS बन गया, अब मैं काम नहीं करूँगा, मैंने तुम पे एहसान किया, ऐसा थोड़ी होता है। सही है, हर किसी को काम तो करना ही पड़ेगा। काम तो करना है, खेल भी एक तरह से काम खेल भी, अब उनको छुट्टी भी मिल रही है, हाफ डे देते हैं, तो भी वो खेलते नहीं है प्लेयर्स। परफॉर्मेंस भी जो अच्छी खेले भी कैसे, प्लेयर्स कैसे खेलेगा। आज कोई हैदराबाद का खिलाड़ी जयपुर में जॉब लगेगा, जॉब लग गया, वो खेलेगा कैसे। पहले तो वो जाएगा, खाना बनाएगा खुद के लिए, खुद के कपड़े धोएगा, खुद का घर साफ़ करेगा, फिर खेलने जब तक वो थक जाएगा ऑफिस जाएगा। तो मेरा ये हर डिपार्टमेंट से ये एक अनुरोध है, ऐसा होना चाहिए कि आपको, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, इनकम टैक्स हो गया, AG हो गया, कस्टम हो गया, ESIC हो गया, बैंक सेक्टर भी जॉब देता है। तो इनको पुलिस हो गया, इनको सिर्फ राजस्थान के खिलाड़ियों को ही लेके जॉब देनी चाहिए और इन्हीं खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब सपोर्ट कैसा कि आप इनको टूर्नामेंट आने जाने के पैसे ना दो, इनको आप प्रोवाइड कराओ इनकी इक्विपमेंट्स, इनका टाइम, ताकि ये खेल सके। अब हम बाहर जाएंगे तो बाहर जाके, जैसे मैं अब जाके बिहार जॉब लग जाऊँ तो पहले तो मेरे को 2 साल तो सेट होने में लग जाएंगे, समझ में लग जाएंगे कहाँ से क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगेंगे। 6 महीने में प्लेयर बहुत चीज़ें हार जाता है, मतलब सेट होते होते तो 6 महीने लगेंगे, फिर 6 महीने बाद फिर दोबारा 6 महीने रिकवर होने में लगेंगे, 1 साल तो आपका ऐसे ही चले गया। तो 1 साल में आप फिर कैसे प्लेयर कैसे करें। और प्लेयर जॉब लगते हैं 21, 22, 23 की उम्र में। ओके, अब इस उम्र में लगे और आपके 2 साल निकल गए, आप हो गए 25, 26 के, फिर आपको लगता है यार अब क्या खेलेंगे, आप खेल नहीं सकते। अब जॉब आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, पर आपको मेरे हिसाब से थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा, अपने प्लेयर्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उनको, प्लेयर्स का ध्यान भी रखते हैं, पर प्लेयर्स भी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अभी आपको उनके चक्कर में फिर सबको दिक्कत हो जाती है बाद में। हाँ, क्योंकि प्लेयर्स भी ऐसे ही करते हैं। अब गवर्नमेंट को वो भी पैसे लेते ही है, उनका जो उनका TADA बनता है वो TADA पहले दिन हारेंगे तो प्लेयर्स भी गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से नुकसान है। मेरा यही मानना है कि प्लेयर्स को जॉब भी देनी चाहिए, तो उनके ऊपर चेकिंग भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं आपका प्लेयर चले गया, 2 टूर्नामेंट साथ हो गए तो 20 दिन की छुट्टी भी लेके चले गया। वो पहले टूर्नामेंट में फर्स्ट राउंड हारा, सुबह
10 बजे टूर्नामेंट की ओपनिंग हुई, 12 बजे वो हार गया, फिर भी आप उसको 7 दिन के पैसे दे रहे हो। फिर वो अगले टूर्नामेंट में चले गया, फिर छुट्टी तो काउंट होगी, काउंट हो रही। फिर टूर्नामेंट खेलना है, टूर्नामेंट 7 दिन का था। फिर दूसरे दिन अगले टूर्नामेंट में गया, वहाँ पर अगले दिन हार गया, 1-2 राउंड चलो जीत भी गया, अगले दिन हार गया, फिर वो 7 दिन की छुट्टी, और फिर आने जाने के 2-3 दिन ले लिए, तो 20 दिन का टूर्नामेंट हो गया। 20 दिन में से वो खेला कितने दिन आप बताओ? पहले टूर्नामेंट में ज़्यादा से 3 मैच खेले, दूसरे में 3 मैच खेले, 6 मैच खेले 20 दिन में उसने, और आप उसको खर्चा दे रहे हो कम से कम, अगर 20 दिन हो गया है तो कम से कम आप उसको खर्चा दे रहे हो 30,000 रुपये। ओके। इससे बड़े आप 30,000 में आप, मेरा ये मानना है 3 जनों की किट आ सकती है 30 जनों में, आराम से। और उनका गेम इम्प्रूव होगा, तो गेम इम्प्रूव होगा तो अपने कंट्री का भी नाम होगा, और गेम इम्प्रूव होगा प्लेयर्स का, तो कंपटीशन बढ़ेगा, और बाहर यहाँ के प्लेयर बाहर जाके भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आपको क्या लगता है बैडमिंटन कोर्ट में फुटवर्क जो होता है अपना शैडो, ये बहुत कम लोग करते हैं अब? नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, कितना कम लोग important इसलिए है? कर रहे हैं, कम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अकेडमी वालों ने जो कोचेस लगा रखे हैं वो उनको दे रहे हैं 10-12 हज़ार रुपये, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं, उनको बस 12 हज़ार रुपये चाहिए, बस। बच्चा आएगा खेलेगा, वो खेल के उनको सिखा के बस, हाँ भैया अपन को एक अपने 2 घंटे निकालने हैं, कोई आके पूछेगा तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। तो ऐसे ही वो भी 12 हज़ार रुपये में आपको क्या लगता है, आपको कोई नहीं, 3-4 बच्चे भी होते घंटे, हैं, बच्चों को भी पता होता है शैडो, मगर करना नहीं चाहते हैं। पर एक रिस्ट्रिक्शन तो नीचे, आज जैसे कोई बच्चा, कि बहुत कम बच्चे जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, पर जब स्कूल में जाते हैं तो टीचर उनको एक डिसिप्लिन है कि बैठ के पढ़ना ही है, तो पढ़ेंगे ही। वहाँ पर प्लेयर ही नहीं है, कोई छोटा सा कोच लगा रखा है डिस्ट्रिक्ट के क्या ही लेवल, कोई कौन बात मानेगा? ये भी सही है। इसमें ऐसी राउंड पे जहाँ मैं फटाफट से क्वेश्चन पूछूंगा, आपके जवाब देने हैं फटाफट से, ओके, ठीक है? तो आपको बैक हैंड और फोर हैंड में कौन सा अच्छा शॉट लगता है? मेरे को फोरहैंड। ओके। आपको सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा लिंडन, इसमें मैं अभी डिटेल में आऊँगा, क्यों? क्योंकि मेरे को उसका फुटवर्क बहुत अच्छा लगता है, ओके और बहुत काम खेलता है, ओके। इसलिए, और कई सारे टूर्नामेंट्स भी उन्होंने जीते हैं। कौन सा बैडमिंटन रैकेट अच्छा लगता है आपको? एक्सटॉक्स 100 ZZ। अच्छा, ओके। आप किस जगह खेलना चाहोगे अगर आपको मौका मिलता है? बैडमिंटन प्रैक्टिस किस जगह करना चाहोगे, आपकी कोई फेवरेट जगह? मैं बेंगलोर एकेडमी, प्रकाश पादुकोण सर। अच्छा, वहाँ खेलना चाहोगे आप? ओके। आपको कॉफ़ी या जूस? मेरे को वैसे कॉफ़ी बहुत पसंद है। ओके, मतलब डार्क कॉफ़ी टाइप में? हाँ, ओके, जूस नहीं? जूस। ओके। अब अपन चलते हैं एंडिंग पे, जहाँ आप अपना कोई थॉट रखना चाहें, क्या अच्छा कर सकते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो कोचेस की भर्ती होनी चाहिए, और 2% स्पोर्ट्स कोटा लगा रखा है, ओके। तो आप उसमें, जैसे हमारे कई खिलाड़ी हैं जिनको आप स्पोर्ट्स में भर्ती कर रहे हो, तो आप उसमें स्पोर्ट्स में भर्ती करके 2% स्पोर्ट्स कोटा दे दो, कोई पुलिस में लगा है, कोई अकाउंट्स में लगा है, तो वो उस फील्ड में इतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे जितनी वो स्पोर्ट्स में कर पाते हैं, तो आप उनको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में लगा दीजिए, तो जिससे काफ़ी फ़ायदा होगा। ओके। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, एक कोर्स है बीपेड। बीपेड कोर्स पहले फिर भी रूल्स थे कि स्कूल नेशनल खेला हुआ, या फिर स्कूल नेशनल मिनिमम था, स्टेट खेला हुआ, ऑल इंडिया। अब बीपेड ऐसा हो चुका है कि हर कोई डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेला हुआ भी बीपेड कर रहा है, बाहर से करके आ रहे हैं, तो बाहर से डिग्रियाँ फर्जी ले लेके आ रहे हैं, तो वो कोचिंग कर रहे हैं, स्कूलों में पीटीआई भी बन रहे हैं। पीटीआई बन के, आप, मैं ये समझ नहीं पा रहा, वो पीटीआई बन के बच्चों को क्या सिखाएंगे? अगर आप मान लो स्कूल में बैडमिंटन की कोचिंग स्टार्ट हुई, तो जिसने डिस्ट्रिक्ट खेला हुआ है, बाहर से कोचिंग करके आएगा, वो बच्चों को क्या सिखाएगा? वो कुछ ही नहीं सिखाएगा बैडमिंटन। और मेरा ये मानना है, कम से कम सीनियर नेशनल एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कई प्लेयर्स को जो सीनियर नेशनल खेले हुए हैं, उनको ये अपने आप में एक डिग्री है। ओके। सीनियर नेशनल अपने आप में एक डिग्री है, सीनियर नेशनल जूनियर अपने आप में एक डिग्री है, तो इसके बेस पे भी प्लेयर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले तो आप सीनियर नेशनल खेलो, फिर आप बीपेड कर रहे हो, 2 साल आपने बीपेड किया, फिर एमपेड किया, फिर आपको जॉब मिलेगी। तो कुछ हद तक बीपेड वालों को भी रूल बनाना चाहिए कि
अगर ये बीपीएड स्पोर्ट्स के लिए ही है, या तो आप ऐसे कह दो ये सब कोई भी कर सकता है कोई भी BPED, ऐसे पढ़ाई जैसे बीएससी ऐसे, हाँ। या बीए, तो फिर कोई भी कर रहा है। अगर ये स्पोर्ट्स के लिए तो स्पोर्ट्स की भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हाँ स्पोर्ट्स, या फिर ऐसे ही कि आपने डिस्ट्रिक्ट खेल लिया, डिस्ट्रिक्ट तो आज 10 साल के बच्चे को खिला दो आप, कोई भी खेल सकता कोई भी खेल सकता है डिस्ट्रिक्ट। है। तो आपको अभी एक लास्ट मोमेंट में सरकार से क्या मांगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहे, बैडमिंटन के लिए फ़ायदेमंद रहे? ऑफ कोर्स बैडमिंटन के फ़ायदेमंद मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले कोचेज़ की भर्ती हो। ये तो है ही आपकी। ये तो मेरी सबसे, क्योंकि ज़िले में कम से कम जयपुर में ही मेरे ख्याल से 2 स्टेडियम है, एक चौगान स्टेडियम है, उसमें भी बैडमिंटन है। हाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी है, एसएमएस स्टेडियम मेन है। कम से कम एसएमएस में ही 2 या 3 कोच होने चाहिए, क्योंकि 400-250 नेशनल जो आप बता रहे हो एनआईएस, हाँ एनआईएस भी नहीं तो एनआईएस भी आजकल नहीं तो अच्छा एक्सपीरियंस तो कम से कम हो। हाँ कम से कम एक्सपीरियंस हो। Not और NIS. आउट ऑफ टर्न में जैसे प्लेयर्स को जॉब देते हैं जिनके पास मेडल है, आप उनको कोचेस बना दीजिए, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। हाँ क्योंकि वो एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी है उनके पास, तो उससे फ़ायदा होगा। ओके चलो ठीक है, शुक्रिया इस Thank you. मेजर टॉक्स में आने के लिए। Thank you सो मच। ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लो, बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड हमारा किसके साथ देखना है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दो, जिससे हम उसके लिए तैयारी कर लें। और आई मिस यू माई मॉम।